अभी मैं नीलेश जी एंड सोनल जी का टाइम आप सबको हमें मिला है, तो उसका हम लोग बेनिफिट लेना चाहेंगे। और नीलेश जी, आपको एक सिंपल क्वेश्चन है जिसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सबको बताएं कि जब हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मोर देन 100+ कंट्रीज में ये बिजनेस है और ग्लोबली हम ये बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट? यानी हम हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स को भी ये बिजनेस के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो आपको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और आप बहुत ही सक्सेसफुल है, तो आपके एक्सपीरियंस के आधार से अगर आप कुछ बताएं कि हम हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स को, ये अपॉर्चुनिटी को साथ में रखकर कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सो ओवर टू नीलेश जी एंड सोनल जी। So once again a very good evening. बेसिकली रुद्रांग भाई, आपने बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन के लिए हमको सिलेक्ट किया है और हमेशा ही जब ये टॉपिक के ऊपर बात करनी आती है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि जब हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। नहीं तो पैसा था, नहीं तो फिजिकल फिटनेस थी, कुछ भी नहीं था। पर एक चीज हमारे पास थी, वो था एक स्ट्रॉन्ग और इमोशनल ड्रीम। मतलब कि मैं और नीलेश पहले से ही बहुत ड्रीमर थे। जब हमारी, क्योंकि हम दोनों की लव मैरिज है, तो जब हमने शादी की थी तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखे थे। शादी के बाद एक भी ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ। तो ये शायद एक क्वेश्चन मार्क था कि लाइफ में कभी ये पूरा होगा या तो नहीं होगा। पर जब नीलेश ने जैसे बताया ना कि मेरी एक फ्रेंड आई और मेरी फ्रेंड ने बताया कि तेरी लाइफ बदल जाएगी, और हम ओपन माइंड थे, हम कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। और हम हमेशा ही मौकों में मानते हैं कि भगवान जब कोई मौका देता है ना, वो तिलक करने आता है ना लक्ष्मी जी, तब वो कपाल धोने नहीं जाते, गुजराती में ऐसा बोलते हैं। तो मैं हमेशा ही मानती हूँ कि मौका आता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, और शायद ये बिजनेस मेरे लिए ही था। और जैसे मेरी जर्नी की मैं बात करूं, तो ये बिजनेस में कैसा होता है पता है, जब आज के सिनारियो, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमको लागत लगानी पड़ती थी, है ना, पैसा लगा के बिजनेस में आना पड़ता था। आज के सिनारियो में क्या है कि बिजनेस में आने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये बिजनेस कैसा हो जाता है पता है, जब इंसान एंटर होता है तब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा रहता है, और वो प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ दो दरवाजे होते हैं, और वो दोनों दरवाजे में नहीं तो कोई ताला होता है, नहीं तो कोई नकुचा होता है, या तो उसको बंद करने की कोई भी जगह नहीं होती, ओपन होते हैं दोनों जगह से। तो वहां पे वो जब इंसान खड़ा रहता है तो उसके ऊपर बारिश आती है, धूप गिरती है, कहीं ठंड लगने के चांसेस है। अगर वो टाइम में वो क्या होता है कि बिना लागत का पैसा है ना, तो कई लोग 90%, मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि वो प्लेटफॉर्म तक आ तो जाते हैं, पर जैसे ही कुछ चीजें उनको फेस करनी आती है, तुरंत वो पतली गली से निकल जाते हैं। जैसे वो दूसरा दरवाजा होता है ना जिसका कोई लॉक नहीं है, वहां से इजीली निकल जाते हैं। पर उनको पता नहीं होता कि जो जो प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। और वो चीजों को अगर हमने फेस कर लिया, वो चैलेंजेस को अगर हमने ओवरकम कर लिया, तो शायद हम दुनिया के सबसे खुश, सुखी और करोड़पति इंसान बन सकते हैं। वो तो ज्यादातर लोगों को इतना बड़ा विजन नहीं दिखता है। इसीलिए नीलेश ने बहुत अच्छे से बात करी कि लोग आ भी इजी जाएंगे और निकल भी इजी जाएंगे। तो आज हमारा ये आधे घंटे में दोनों जन की जो बात करेंगे, उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको हम ये बिजनेस के बारे में आपका कुछ ड्रीम आइडेंटिफाई करवा पाए, और आपको ये बिजनेस का थोड़ा सा विजन दिखा पाए, ताकि आप ये बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहो। तो बेसिकली मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी, और ये स्टोरी मेरी फेवरेट स्टोरी है। क्या होता था, और स्टोरी भी नहीं है, ये एक फैक्ट शीट, मतलब वो सच्ची कहानी होती है ना, वो थी। वो एक्चुअली क्या होता है, ओडिशा की तरफ एक छोटा सा गांव है, और वो गांव में खेत में एक मजदूर फैमिली रहता है, और वो मजदूर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और 3-4 महीने का छोटा बच्चा। अभी क्या होता है कि मजदूरी करनी होती है, तो सुबह हस्बैंड और वाइफ वो बच्चे को खिला पिला के वो पालना होता है, उसमें डाल के वो माँ बाप तो सुबह में ही निकल जाते हैं, पर माँ उसको थोड़ा सा केयर करके सुला के फिर 1-2 घंटा बच्चा सोता रहता है, वो टाइम में जाके खेत में कुछ काम करके वापस आ जाती है। अभी एक दिन क्या हुआ कि बच्चे को वो सुला के एज यूजुअल रूटीन में वो निकल गई, और वो काम अपना वो घास चारा वगैरह कुछ करके वापस आई।
वापस आके उसने देखा तो वो दरवाजे के थोड़े दूर खड़ी थी और उसने देखा कि बच्चा जो पालने में सो रहा था उसके 3-4 फीट दूर एक शेर खड़ा है और शेर की एग्जैक्टली नजर उसके बच्चे के पालने की तरफ है और वो लेडी ने पीछे से देखा। अभी क्या हुआ, 1 घंटा वैसे निकल गया क्योंकि वो लेडी किसी को बुला नहीं सकती, खेत में उसका घर था, उसको कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी। तो 1 घंटे के बाद उसका हस्बैंड आया खेत में से, तो उसने उसके हस्बैंड ने क्या देखा कि एक कोने में वो लेडी डर हार के रोती हुई अपने बच्चे को ऐसे एकदम से अपनी कोख में लेके ऐसे उसको लिपटा के कोने में बैठी और बहुत बहुत रो रही है। और थोड़ी सी उसके दूर पे वो जो शेर था वो शेर अधमुआ पड़ा हुआ है, मतलब शेर के मुंह से खून निकल रहा है, शेर उठ नहीं सकता, अनकेपेबल, मतलब वो एकदम डैमेज हो गया है पूरी तरह से और वो लेडी बहुत रो रही है। अभी उसके हस्बैंड ने उसको पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो वो लेडी ने बोला कि बेटा बेटा सो रहा था, शेर को मैंने देखा, मैंने कुछ भी मेरे दिमाग में सोच नहीं आई, मेरे हाथ में जो भी आया, मतलब एक वो क्या वो छोटा सा वो डंडे जैसा था उसके घर के कोने में, वो डंडे को उसने टूल बनाया और वो टूल से उसने शेर को अधमुआ कर दिया। राइट, ये स्टोरी से सीधा ड्रीम कनेक्टेड है। बच्चा है वो हमारा ड्रीम है, हम ये तरफ है और बीच में जो शेर खड़ा है ना वो ऑब्स्टिकल्स है, मतलब हमारी लाइफ के जो भी हमारे जो चैलेंजेस है वो शेर है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर वो माने उस दिन अगर वो शेर के सामने गिव अप कर दिया होता तो वो माँ पूरी जिंदगी अपने आप को ब्लेम करती कि काश मैंने कुछ कोशिश करी होती, तो काश मैंने उठ के कुछ कुछ करा होता तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। पर वो माँ ने ऐसा नहीं करा क्योंकि वो एक बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। जब बेटे बेटी की बात आती है माँ उसके लिए कुछ भी कर गुजरती है, और वही बच्चे के जान का सवाल था तो वो माँ ने नहीं सोचा कि शेर कितना पावरफुल है, शेर के अंदर कितनी ताकत है, या तो मैं शेर को मार पाऊंगी या नहीं मार पाऊंगी, या तो शेर मुझे अटैक करेगा तो शायद मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। और उसी वजह से वो अपने बच्चे को बचा पाई, है ना। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये की है कि जब हम ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि अगर कर लिया तो हो जाएगा, नहीं किया तो गवाया क्या। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती हूँ पर ये बोल देती हूँ कि ऐसी सोच के साथ अगर आप ये बिजनेस को बढ़ा रहे हो और ऐसी सोच के साथ आप ये बिजनेस में आए हो तो आपकी जर्नी बहुत लंबी ये बिजनेस में नहीं जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस में आपका एक ड्रीम होना और वो ड्रीम इमोशनल होना और उसके साथ साथ एक्शन करने के लिए आपकी तैयारी होना वो बहुत जरूरी है। और ये सब चीजों कि अगर आप वो कमिटमेंट करते हैं अपने आप से तब जाके आप बहुत बड़ा बिजनेस बना पाओगे। और हमारे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। हम लोग जब ये बिजनेस में आए हम बहुत ड्रीम के साथ आए थे और हमारा बहुत ही बड़ा इमोशनल ड्रीम था। और मेरा इमोशनल ड्रीम करोड़ों रुपए कमाने का नहीं था, मेरा इमोशनल ड्रीम एक ही था कि मुझे 1000 या 1500 रुपए अगर पार्ट टाइम बेस पे जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो मुझे वो 20 तारीख के बाद जो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी पड़ती थी वो लाइफ में शायद कहीं ना कहीं मुझे कुछ फर्क पड़ जाएगा। और वो पहले महीने की 1500 रुपया की जो मेरी 1200 रुपया की इनकम आई थी पहले महीने मेरी, वो 1200 रुपये की इनकम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुझे वो 1200 रुपये किसी को देने थे। और वो 1200 रुपये की वजह से मैं वो इंसान को फेस नहीं कर पा रही थी। वो इंसान जब भी मेरे सामने आता था मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरे को शायद वो कुछ सुना देगा और वो डर के मारे में छुपती थी उससे। और ये बिजनेस आने का रीजन तक पहले महीने अगर मैं कुछ पैसे कमा लूंगी उसके मुंह पे जाके ये पैसे दूंगी और शायद मैं उसको उसके बाद मतलब मेरी थोड़ी वो जो सेल्फ इमेज है शायद कुछ और ऊपर आ जाए। राइट, ऐसा था। और जब ये इंसान ये ऐसे इमोशनल ड्रीम के साथ बिजनेस में आते हैं ना तब उनको वो शेर, हमारे सामने शेर नहीं आया था, हमारे सामने तो बब्बर शेर आया था जब हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था।
बब्बर सेठ समझते हो, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसने भी मुझे प्लान दिखाया तो मैंने उसको बोल दिया था कि भाई मैं ऐसे फैमिली से बैकग्राउंड करती थी कि मैंने बोल दिया था कि मेरे डायमंड के 6 लेग तो आप गिन के चलो। नीलेश को बोला अभी ईडीसी की तैयारी कर, 6 लेग को मैंने ज्वाइन करते ही आइडेंटिफाई कर दिया था। और वो बब्बर शेर आ गए बीच में, तो क्या बोला, तू कहाँ गिरी इसमें, तूने बिजनेस किया है, प्रोडक्ट तो बहुत महंगे, तेरे से तो होने वाला नहीं है, ये तो चलने वाला है ही नहीं, अगर मेरे घर पे तुमको आना है तो मोस्ट वेलकम, पर अगर एमवे की बात करी तो मैं और आपके रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहेंगे, राइट। फिर भी आज हम आपके सामने हैं, फिर भी आज हम ये जर्नी को तय कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इमोशनल ड्रीम, है ना। और ये इमोशनल ड्रीम की वजह से ही हम आज ये बिजनेस में टिके हैं। और दोस्तों आज हम हमारे बारे में थोड़ी बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, इसका मतलब ये सिंपल मैसेज मैं आपको दिलाना चाहती हूँ और ये बिलीफ आपको दिलाना चाहती हूँ कि एक सिंपल ऑर्डिनरी लोअर मिडिल क्लास कपल अगर ये डिसीजन लेके एक ड्रीम को डिसाइड करके उसके ऊपर स्ट्रांग रह के अगर ये बिजनेस में ये लेवल तक जा सकते हैं ना, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कोई भी इंसान अगर ये बिजनेस में आता है और वो उसको कमिटेड है अपने आप से, तो उसको यहाँ सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। दूसरी एक चीज मैंने देखा था लोग, तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आज हमको अटेंड कर रहे हैं, है ना, उनका कोई ना कोई आइडियल रहा होगा, कोई ना कोई गुरु होगा या तो कोई ना कोई आइडियल रहा होगा, उसके बारे में आपने बहुत स्टडी किया होगा। कोई भी सक्सेस बंदा, मतलब सक्सेस बहुत माइनॉरिटी में होता है, कोई भी सक्सेस बंदा जो ये पृथ्वी पे है, वो उनकी एक कॉमन क्वालिटी मैंने ऑब्जर्व की थी, और वो क्वालिटी थी सक्सेस पर्सन हमेशा ही ड्रीम देखते हैं पहले, और ड्रीम के बाद वो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद वो उसकी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, प्रायोरिटीज के बाद वो एक्शन करते हैं, और तब जाके वो अपने ड्रीम को फुलफिल करते हैं। ये सक्सेसफुल पर्सन जो माइनॉरिटी में होते हैं उनकी क्वालिटी है, पर जो 97% जो मेजोरिटी में है उनकी क्वालिटी क्या है, वो सबसे पहले एक्शन करते हैं, फिर कुछ पैसे कमाते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, और जो बचता है उनमें अपना ड्रीम फुलफिल करते हैं। अभी हमको ये सक्सेस जाना है, माइनॉरिटी में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रीम देखना पड़ेगा, है ना। और आप क्या मानते हो, उन लोगों को कोई चैलेंजेस नहीं आती होगी, उन लोगों के घरों में कोई शादियां नहीं आती होंगी, बर्थडे पार्टीज नहीं आती होंगी, राइट। उनको अगर डिसीजन लिया, उनके उनके ऑफिस में ड्रीम बोर्ड देख के किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, उनके ड्रीम पिक्चर देख के किसी ने ये नहीं बोला होगा कि तू चला करोड़पति बनने, राइट। क्या आप मानते हो वो लोगों ने उन सब के ऊपर फोकस किया होगा, या अपने ड्रीम बोर्ड के ऊपर, या अपने विजन या अपने ड्रीम के ऊपर फोकस किया होगा, राइट। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, आगे नहीं आता है मुझे, पर राइट किस मतलब कुछ नया करो, राइट, और अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ड्रीम आपका है। और दोस्तों ड्रीम को चुराने मत दो, किसी को ड्रीम को चुराने मत दो, क्योंकि आपका ड्रीम है, आपने डिसाइड किया है, तो कोई नहीं किसी को हक कि वो आपके पास आके आपके ड्रीम को चुरा ले, है ना। और ये बिजनेस के लिए मैंने देखा है कि भाई सक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं कि भाई जैसे प्रायोरिटीज में क्या होता है कि वो लोग के घर में किसी की शादी आती है, तो सबसे पहले लोग उनको पूछने के लिए आते हैं कि भाई मैं शादी रख रहा हूं, तो आपका टाइम कौन सा रहेगा, मतलब आपके पास कैसे कौन सा टाइम में फ्री रहेंगे आप, जबकि मैं शादी। और हम जब मैं वो क्लास में थी तब लोग शादी करते थे, तो मैं जॉब में वो छुट्टी लेके उनकी शादी में चली जाती थी, चाहे मेरी पगार कट हो जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको गलत नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं। तो सी द डिफरेंस ऑफ 97% एंड 3%। हमको ये बिजनेस में 3% लोगों में जाना, हमको ये बिजनेस में हमारे ड्रीम पूरे करने हैं, तो हमको प्रायोरिटीज तो सेट करनी पड़ेगी।
और छोटा मोटा काम करना। मैं तो छोटा मोटा भी नहीं बोलती हूँ, मैं तो एज अ वुमन, एज अ लेडी, मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर यार हम लोग क्या नहीं करते हैं। देखिए, अगर एक लेडी है, उससे एक्सपेक्ट कीजिए, वो इमेज कीजिए, वो घर कैसा, एक लेडी से घर कैसा खुशहाल रहता है, पति को भी खुश रखती है, बच्चों को भी खुश रखती है, इन लॉज को भी खुश रखती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो लेती है, सबको खुश रखती है। इतना काम तो हम करते ही है, तो और 2-3 घंटे की प्रायोरिटी सेट करके क्या हम हमारे खुद के लिए काम नहीं कर सकते? आज मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, यहाँ पे कितनी लेडीज मुझे सुन रही है। अगर मैं एज अ हाउस वाइफ होती या तो मैं जॉब करती, कितनी लेडीज मुझे सुनती, कितनी लेडीज का ड्रीम है हमारे जैसे बनने का। और मैं अगर हाउस वाइफ होती तो कितने लोग इंस्पिरेशन लेते मेरे से कि भाई मुझे ऐसे ऐसी परफेक्ट हाउस वाइफ बनना है, राइट? सो बिलीव इन योर सेल्फ और बिलीव इन योर ड्रीम, और उसके लिए प्रायोरिटी करके एक्शन कर कीजिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेस होने के लिए। तो मैं थोड़े से अपने ड्रीम, देखिए मैं अगेन कहती हूँ, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, ये हमारी जर्नी की शुरुआत है ना, और बहुत आगे जाना है हमको। पर हमारा अचीवमेंट्स, मैंने क्या अचीव किया, मेरे को क्या मिला, उसके थोड़े मैं फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करती हूँ। वो मेरे दिल के बहुत नजदीक है और बहुत इमोशनल मेरे लिए, इसलिए मैंने आप सबके लिए आज वो थोड़ा सा कलेक्शन निकाल के दिया है। तो मैं विहांग भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना स्क्रीन शेयर करें। सो यस राइट, ये देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। नीलेश ने बोला ना कि जैसे मैं जब ये बिजनेस में हम लोग आए, तब हमारा खुद का घर तो नहीं था, पर मैं जो किराए के घर में रहती थी ना, उसका स्क्वायर फीट का एरिया 250 स्क्वायर फीट था। मतलब एक कमरा था, वो कमरे में टॉयलेट बाथरूम से लेके किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सब कुछ मैंने सेट किया था, राइट? और वो घर में जब मैं रहती थी और किराएदार 11 महीने के बाद आके मुझे बोलते थे अभी आपको खाली करना पड़ेगा, और वो जो बिस्तरा बोरिया में बांधती थी ना, वो टाइम पे वो अंदर से जो आग आती थी ना, भगवान एक मौका दे, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं खुद का घर करके दिखाऊंगी, राइट? और वो चीजें मुझे नहीं पसंद थी। 11 महीने के बाद घर खाली करना और दूसरे के घर में जाना, उधर साफ सफाई करना, घर को साफ रखना, फिर 11 महीने में दूसरे घर में जाना, पसंद नहीं था मुझे। थैंक गॉड ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, मैंने प्रायोरिटी सेट किया, मैंने काम किया। आज आप ये देख रहे हो ना जो आर्टिकल, वो गुजरात समाचार के संडे पूर्ति आती है, वो संडे की पूर्ति में एज अ बेस्ट इंटीरियर डिजाइन जो घर होते हैं बड़ौदा के टॉप डिजाइन घर, उसमें मेरा घर पब्लिश हुआ था। हालांकि आप जो ये घर देख रहे हो ना, वो घर मेरी बेटी ने डिजाइन किया है। मेरी बेटी खुद एक बड़ौदा में सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, तो मेरी बेटी ने डिजाइन किया है। पर मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि लोगों ने देखा कि आज मेरा खुद का घर है ना, और उसमें एक एक चीज मैंने अपनी इमोशनल उसमें डाल दिए थे, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, फैमिलीज वैल्यू, नीलेश ने बताया आपको, है ना, कि ये बिजनेस में हम हमारा ड्रीम तो पूरा करते हैं, साथ साथ में हम वैल्यूज भी संभाल के चलते हैं, राइट? ये सबसे पहले जो है मेरा बेटा है, गाड़ी के ऊपर बैठी है मेरी बेटी है, उसके साथ में जो है वो मेरा दामाद है, और वो लास्ट में ब्लैक शर्ट में मेरा हीरो है, राइट? सो फैमिली वैल्यूज, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, टाइम का देखना नहीं पड़ता कि टाइम है कि नहीं, और लॉन्ग ड्राइव में भी हम निकल सकते हैं और साथ में निकल सकते हैं, हंसी खुशी के साथ निकल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, ये आगे अभी और आगे एक फोटो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे वर्ल्ड टूर्स के फोटो है ना। वर्ल्ड टूर के फोटो मेरे लिए बहुत इमोशनल इसीलिए है क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तब मैं कभी बड़ौदा आती थी, राइट? बस में आती थी, वो गुजरात बस तो होती है ना, उसमें आती थी। तो जब बड़ौदा एंटर होती थी और एयरपोर्ट आता था तो मैं सीट के ऊपर खड़ी हो जाती थी और एयरपोर्ट देखती थी और मैं सोचती थी कहीं प्लेन दिखाई दे जाए मुझे, है ना। प्लेन देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी, और बैठने का तो मैं कभी सोच भी नहीं पाती थी कि मैं कभी बैठूंगी। और जो लोग जाते थे प्लेन में, मैं उसको पूछती थी प्लेन अंदर से कैसा होता है, अंदर बैठने के बाद कैसा फील होता है, राइट? ऊपर जाता है तो क्या होता है, राइट?
लास्ट 8 साल से ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं और मेरे हस्बैंड 7 से ज्यादा कंट्री ये बिजनेस से घूम चुके हैं। और थैंक गॉड अभी ऐसा लग रहा है कि एक ट्रिप में अगर चौथी बार प्लेन में बैठने को आए तो मैं बोला नीलेश अभी भी बैठना पड़ेगा प्लेन में, राइट। सो ये सिनेरियो है ना। सो वर्ल्ड टूर इज वेरी वेरी इमोशनल ड्रीम फॉर मी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिंगापुर, है ना, बहुत मजा करते थे हम लोग, बहुत मजा किया, बहुत। और ये ट्रिप मेरे लिए और कुछ ज्यादा स्पेशल थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए हमेशा ही जब सामान भरती हूँ ना वर्ल्ड टूर जाने के लिए तो इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि वो जिंदगी में कभी कोई चीज नहीं पूरी करी थी, ये मेरी ये पूरी होती थी इसमें, तो मैं बहुत एक्साइटेड। सामान भरने के टाइम भी बहुत खुशहाल रहती थी मैं। और आगे, राइट, ये मेरा बर्थडे था उस दिन जब हम सिंगापुर में थे, राइट। और नीलेश को और कुछ भी नहीं मिला तो ऐसा बुके लाके मुझे सुबह सुबह में एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। मैं आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि आप तो अपनी वाइफ को हर साल विदेशों में बर्थडे मनाने के लिए ले जाते होंगे, पर मेरे लिए विदेश में मेरी बर्थडे मनाना वो बहुत इमोशनल चीज है, राइट। और ये देखिए लास्ट 4 साल से एमवे की जितनी भी ट्रिप होती है मेरी बर्थडे वो ट्रिप में आती है। तो 4 साल से मैं अपनी बर्थडे विदेश में मना रही हूँ, ये साल छूट गई क्योंकि कोरोना आ गया, राइट। सो ये देखिए मैं थकी हारी थी पर स्टिल फिर भी नीलेश केक लेके आया था मेरे लिए। नेक्स्ट, ये बेटे के साथ हम लोग गए थे इसलिए ट्रिप मेरे लिए स्पेशल था, राइट। बेटे को मैंने ये ट्रिप गिफ्ट में दिया था, मेरा बेटा साथ में तो बहुत खुश था, बहुत खुश था, राइट। आगे, सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे बस ये स्लाइड दिखाने का मेरा रीजन एक ही था कि ये बिजनेस में सपने सच होते हैं, है ना। बस आप सपना देखिए, उसके ऊपर टिके रहिए और ऑब्स्टिकल्स के सामने मत दिखे, वो तो आने वाले हैं, कुछ भी करेंगे वो आने वाले। ये बिजनेस में कुछ नया नहीं है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। एंड हियर इज नीलेश। वाओ सोनल, क्या क्या बताया ड्रीम्स के बारे में। और ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊं कि जब हम बिजनेस में आए थे तो एक ही बात था कि ड्रीम्स से ही पूरा होगा। तो हमने क्या किया था, जब बिजनेस देखा तो हमने गोल सेट किया था कि भी 1500 रुपया कमाना है तो मेरे को ये जगह पे जाना पड़ेगा, और हम काम करते थे। तो हम जब बिजनेस में आए तो हमने ड्रीम्स को लिखा था, चिपकाया था, और आज भी वही चीज करते हैं जो बड़े लोग करते हैं, ऐसी तरह से बड़े बिजनेसमैन करते हैं, ऐसी तरह से हम करते थे। और हर एक ड्रीम्स गोल के साथ हम सेट करते थे। हम एमरल्ड गए तो बच्ची की बढ़िया से शादी करनी थी, इसलिए हम एमरल्ड गए थे। अब हम ईडीसी जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा फार्म हाउस ले रहे हैं, है ना। तो हम क्या है कि ड्रीम्स प्लस डेट इक्वल टू गोल होता है दोस्तों। ड्रीम्स तो ऐसा नहीं सपने में आया वो ड्रीम्स नहीं है, सोते टाइम ड्रीम्स देखा वो ड्रीम्स नहीं होता है दोस्तों। ये बिजनेस में आप इमोशनली ड्रीम लेते हो तो आप बड़ा सा बिजनेस बना सकते हो। हमने ऐसा ही काम किया, ड्रीम्स को आइडेंटिफाई किया और इसके पर हमने काम किया था दोस्तों। और भगवान ने हमको मनुष्य को बनाया दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसलिए क्योंकि काल उत्तरायण की बाद में जब सृष्टि का सर्जन हुआ ना, है ना, तो अलग अलग प्राणियों को एटमोस्फियर एनवायरमेंट होता है इसी तरह से सेट हो गया था दोस्तों। लेकिन मनुष्य को ही एक सर्जन करने की वृत्ति दी थी दोस्तों, है ना। आप जब देखो तो जिराफ है तो जंगल में, शेर जंगल में, है ना, मछली तालाब में, है ना। तो ये सब एनवायरमेंट के सेट हो गए, लेकिन मनुष्य ने एक सोचने की शक्ति दी थी दोस्तों। और मैंने देखा था, मेरे गुरु हमेशा बात करते थे कि यहां से पैसा बनता है, यहां से आप सोचते हो वही होता है ना। तो भगवान को मैं बताऊं ना कि भगवान ने हमको बुद्धि दी है ड्रीम्स देखने की और इसको पूरा करने की भी शक्ति दी है दोस्तों। भगवान देख रहा है दोस्तों, हमको भेजा है भगवान ने कि कुछ करने आए हैं, है ना। देखो मैं एक सिंपल था एक स्टोरी बताता हूं कि बंदर का नेचर कैसा होता है, जंप लगाने का। लेकिन आप देख रहे हो कि बंदर ऐसे ही 2 दिन 3 दिन ऐसे ही खड़ा रहता है। तो आप सोचो कि यार बंदर
बंदर नहीं लगता है, इसका स्वभाव कूदने का है लेकिन कूद नहीं रहा है दोस्तों। आपने देखा मछली है ना, मछली का नेचर पानी में है, लेकिन वहीं खड़ी रही है, तर नहीं रही है। तो आप बोले कि यार क्या है, मछली मर गई लगती है। आप कोई पक्षी को देखते हैं, इसको उड़ने का होता है, और वहां देख रहे हो पक्षी उड़ नहीं रहा है दोस्तों। तो भगवान सोचते हैं यार क्या है, मुर्दा है, पक्षी है। भगवान ने हमको बनाया दोस्तों, भगवान देख रहा है कि बंदे को भेजा है मैंने कुछ करने के लिए, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब नहीं है दोस्तों। तो आप मैंने देखा है, और जो मनुष्य को भेजा है भगवान ने, तो भगवान बोलता है ये पागल है, मैंने इसको इसलिए भेजा था बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, है ना, मैं इसको व्हीकल भी दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो मैं बस एक ही बात बताऊं, हम जो कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, है ना। और सिंपल एक स्टोरी बन के यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मिनट मेरे पास बाकी है, तो 3 मिनट में मैं एक स्टोरी बताता हूँ, और मेरी फेवरेट स्टोरी है दोस्तों। थोड़ी गुजराती में बात करता हूँ दोस्तों, थोड़ा समझ लेना, है ना। तो मैं गुजराती में स्टोरी कहूंगा। तो मैं बताऊं आपको कि जापान में एक राजा ने विचार आयो कि मारे एक बहु मोटो टावर बनावो छे। राजा वाजा वांदरा એને નક્કી કર્યું મારે ટાવર બનાવવો છે, એટલે એને ડિસિઝન લઈને એના પોતાના જાપાનના દરેક આર્કિટેક્ટને બોલાયા, અને લોકલ આર્કિટેક્ટને પણ બોલાયા, અને તે સ્ટડી કર્યું કે મારે બહુ મોટું ઇમારત બનાવવું છે, હે ને, તો આર્કિટેક્ટ કરવાનું ચાલુ કરો અને આપણે કામકાજ કરો। પણ બધા જ આર્કિટેક્ટો, જે જાપાનના આર્કિટેક્ટો, તો એ લોકોએ બધા કેલ્ક્યુલેશન કર્યા, બધું ગણિત કર્યું, અને જોયું તો કે ભાઈ જાપાનમાં ધરતીકંપ થાય છે ને, એટલે જાપાનમાં ટાવર બનાવવો શક્ય નથી। ત્યારે લોકલ આર્કિટેક્ટ પણ સાંભળી રહ્યો હોય છે, ત્યાંનો કડિયો કહેવાય આપણી ગુજરાતી ભાષામાં, હે ને, હેલ્પર। તો બોલે કે છે રાજા, એટલે એનાથી ગુસ્સામાં આવીને બોલે ગયું કે રાજા સાહેબ જાપાનમાં ટાવર બનાવવો શક્ય છે। એટલે રાજાની એની પર મસ્કરી કરવા માંડ્યા કે આવું હોઈ શકે, તું તો નાનો કડિયો છું, આટલા બધા સરસ જાપાનના મેં આર્કિટેક્ટ બોલાય, એમનું કેલ્ક્યુલેશન છે, નહીં થઈ શકે તો આપણે કંઈ બીજો પ્રયત્ન કરીએ। એટલે એને વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટને ઇન્વિટેશન આપ્યું, વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટોને ઇન્વિટેશન આપ્યું, અને વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટો જાપાનમાં આવે છે, અને પેલો લોકલ આર્કિટેક્ટ રાજાને વિનંતી કરે છે, જો વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટ છે મને જોવા તો અંદર આવો, જો હું ખાલી પાણીની બોટલ લઈને હું એ લોકોને સર્વ કરીશ। રાજાને દયા આવી કે બીજું તો, પણ રાજા એક કન્ડિશન કહી, તારે વચ્ચે બોલવાનું નહીં। કે ઓકે, વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટ આવે છે, સરસ મીટિંગ થાય છે, બધા જ કેલ્ક્યુલેશનો, બધી જ વસ્તુઓ કરીને 2-4 કલાક પછી એવા ડિસિઝન પર બધા વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટ આવે છે કે જાપાનમાં ટાવર બનાવવો શક્ય નથી। એટલે પેલા લોકલ આર્કિટેક્ટને ગુસ્સો આવી જાય છે અને જોશથી બૂમ પાડે છે કે જાપાનમાં ટાવર બનાવવો શક્ય છે, શક્ય છે, શક્ય છે। ટેન્શન, રાજા ગુસ્સામાં, વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટ એકદમ કે આવું કેવું? તો એક સરસ આર્કિટેક્ટ હતો, એને પૂછ્યું કે ભાઈ આટલું બધું કોન્ફિડન્સથી કે છે, હે ને, તો એને પૂછીએ ભાઈ કેવી રીતે થાય કે છે? તો એને બહુ સરસ વાત કરી કે માટીને પાણીમાં નાખી અને એને એક તગારું લઈ અને એમાં માટી નાખી અને એક દંડો ઉપર મૂક્યો અને જોયું કે એને હલાવ્યું, તો કે છે આ તો હલતું નથી। અને એમાં એને સર્વે કરી, અને આજે જાપાનમાં બહુ મોટો ટાવર છે, અને તે 7મી અજાયબી છે। પણ એની અંદર એક હેડિંગ્સ લખવામાં આવ્યું છે, પેલું કહે છે ને કે તકતી પર લખવામાં આવ્યું છે વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટ અને લોકલ આર્કિટેક્ટ વચ્ચેની વાર્તાલાપ। ખાલી સામાન્ય વાત કરું, સ્ટડી થોડીક જ હિન્ટ આપું એની અંદર, કારણ કે આખી વાત નહીં કરું, પણ સામાન્ય વાત હોય છે। ત્યારે વર્લ્ડનો આર્કિટેક્ટ એક લોકલ આર્કિટેક્ટને પૂછે છે, હે લોકલ આર્કિટેક્ટ, અમે આટલા બધા ભણેલા ગણેલા, અમે બહુ મોટા માણસો, અમે આવું કેલ્ક્યુલેશન ના કરી શક્યા, તારા મગજ તું કેવી રીતે કરી શક્યો? તો કે છે લોકલ આર્કિટેક્ટ કે છે, હે વર્લ્ડના આર્કિટેક્ટો, જ્યારે તમે પ્લેનમાં બેઠા હતા ત્યારે તમારા મગજની અંદર વિચાર હતો કે જાપાનમાં અર્થક્વેક થાય છે એટલે કોઈ શક્યતા જ નથી, તમારા મગજમાં નેગેટિવિટી હતી, એટલે તમે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન ના કરી શક્યા। જ્યારથી રાજાને વિચાર આવ્યો ત્યારથી મારા મગજમાં હતો જાપાનમાં ટાવર બનાવવો શક્ય છે, શક્ય છે, શક્ય છે। तो सिंपल છે कि आप जो बिजनेस आप देख रहे हो, हम जो कर सकते तो आप जरूर कर सकते। थैंक यू वेरी मच, और मेरे को मौका दिया, थैंक यू।
माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। नीलेश भाई एंड सोनल मैम, आप आज मतलब ऑन एंटायर बिहाफ ऑफ ब्रीट वर्ल्ड वाइड मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को फिर से ये बिजनेस करने के रीजंस दिए, बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम को दोबारा याद किए, और शायद आज ही वुमेन्स डे पार्ट 1 हो गया, यू नो, ऐसा लगा आज के सेशन में। अनबिलीवेबल, अमेजिंग, यू नो, कैसे 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए, और मैं पॉइंट्स लिख रहा था और लिखते लिखते वो कहते ना प्यार हो गया, बीच में मैं रुक गया, बट फिर भी मैंने कुछ नोट्स लिए। सबसे पहला उनका लाइन था, टॉपिक ही इमोशनल है और इमोशनल ड्रीम से उन्होंने बिजनेस शुरू किया। कई बार हम लोग जब बिजनेस प्लान लोगों को दिखाते हैं या बिजनेस में हम हमारे लीडर्स के साथ बातें करते हैं, तो हम स्किल के बारे में ज्यादा बातें करने चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये बंदा इंग्लिश कितना बोलता है, ये बंदे के कॉन्टेक्स्ट कितने हैं, बट जब भी हम हमारे लीडर्स को देखते हैं, तो जैसे सोनल जी ने बताया कि उनके पास यू नो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं था, फिजिकल हेल्थ नहीं थे, बट उनके पास एक इमोशनल ड्रीम था। शायद उन्होंने बताया कि नहीं, डेफिनेटली उन्होंने बताया कि 1500 से एमरल्ड तक का स्टोरी, राइट। अमेजिंग। मैं एक एक पॉइंट लिख रहा था, और उन्होंने जो शेर वाली स्टोरी बनाई, हम सबकी लाइफ में वो शेर हर दिन हर मोमेंट पे आते हैं। हम बच्चे पे फोकस करते हैं या शेर पे फोकस करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुनील भाई, आपने ये जो स्टार्ट किया है ना, तो एवरी ट्यूसडे एक मिनी बीबीएस मिलता है यार, सही में। मैं चाहूंगा सभी लोग सुनील भाई, धर्मिष्ठा बहन के लिए भी क्लैप करें, बिकॉज आपकी ये जो अरेंजमेंट है जिसके कारण हमें बीबीएस मिल रहा है, सही में दैट्स फैंटास्टिक। और उसके बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो माइनॉरिटी में आते हैं, वो सबसे पहले ड्रीम देखते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं और एक्शन करते हैं। और जो मेजोरिटी में है वो एक्शन करते हैं, है ना। न्यूट्राइट की ऑफर आई, चलो एक्शन, बट हमें क्यों करना है, तो ये पॉइंट आज हमें सीखने को मिला कि हमें सबसे पहले ड्रीम प्लान करना है और उसके बाद एक्शन और प्रायोरिटी सेट करना है। और मैं तो आज एक डिसीजन मैंने लिया है कि अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी होगा, वो ड्रीमर है, तो उसको एमवे बिजनेस की बात करनी है, राइट। जैसे सोनल मैम ने बताया, वो एसटी बस में जा रहे थे, एयरपोर्ट आया तो वो सीट पे खड़े हो गए। यार यही क्वालिफिकेशन है एमवे बिजनेस के लीडर्स को ढूंढने की, मुझे ऐसा लग रहा है आज, राइट। दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। और नीलेश भी ने एक बढ़िया लाइन बोली कि मनुष्य को सर्जन की शक्ति दी है, राइट। ये हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सीखी है। हम कुछ भी सर्जन कर सकते हैं, अदरवाइज भगवान पूछेंगे कि भाई किया क्या, राइट। तो हम लोग वेट करेंगे, एक बार जब ब्रिट का सब कुछ सेट हो जाए, तो हम शिबू जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अहमदाबाद में नीलेश भाई एंड सोनल बेन का बीबीएस चाहिए हमें, राइट। और हम पूरा बेनिफिट लेंगे। और वंस अगेन थैंक यू नीलेश भाई एंड सोनल बेन, आज आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको शेयर किया, और डेफिनेटली हम सब ये चीज को अप्लाई करेंगे।